नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं पुनीत पाठक। हमारी आज की खास पेशकश है खनन जारी है, रेत सरकारी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब रेत बेचने वाली है, इसकी तैयारी हो गई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया। दावा यह है कि बेलगाम होती रेत की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को आड़े हाथों लिया। शिवराज सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खनन कराने की तैयारी में है। ये ठीक है, पर क्या इससे रेत माफिया को रोक पाना मुमकिन होगा, ये बड़ा सवाल। क्या अवैध उत्खनन पर इससे लगाम कसेगी, ये उससे भी अहम सवाल। रेत बेचने का काम सरकार अपने हाथ में इसलिए लेगी कि रेत की कीमतों पर नियंत्रण रहे। रेत माफिया से हार चुकी शिवराज सरकार ने अब नई रणनीति का ऐलान किया है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार अब खुद ही रेत बेचने जा रही है। सरकार का तर्क है कि इससे रेत की कीमत स्थिर होगी और माफिया राज खत्म होगा। सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो स्व सहायता समूहों के जरिए घाटों से रेत निकलवाएगी, जबकि रेत बेचने का जिम्मा माइनिंग कॉरपोरेशन उठाएगा। इससे जो मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा मजदूरों को भी मिलेगा। दरअसल बीजेपी सरकार तमिलनाडु के उस मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रही है जिसमें वहां की सरकार ने रेत के कारोबार को पूरी तरह से अपने हाथों में लिया था। रेत बेचने का काम सरकार अपने हाथ में इसलिए लेगी कि रेत की कीमतों पर नियंत्रण रहे। गरीबों को भी घर बनाना है, मध्यम वर्गीयों को भी घर बनाना है, विकास के सारे काम भी होना है। और इसलिए हम उस तरफ जा रहे हैं कि माइनिंग कॉरपोरेशन रेत बेचे, रेत के रेट नियंत्रित रखे, ठेकेदार रेत नहीं खोदेंगे। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और नौजवानों के ग्रुप वो अपने अपने गांव में रेत खोदने का काम करेंगे, मशीनों से नहीं, अपने हाथों से खोदने का काम करेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हाथों से खुदाई करेंगे, नदी को नुकसान नहीं होगा और वो पैसा जो चंद ठेकेदारों की तिजोरी में जाता था लाखों गरीबों की झोपड़ियों में पहुंचेगा। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को कटघरे में खड़ा किया है। उसने यह आरोप भी लगाया है कि मानसून आने के ठीक 15 दिन पहले रेत खनन पर प्रतिबंध लगा देना कालाबाजारियों को बड़ा तोहफा देने जैसा है। जब बारिश के 15 दिन शेष बचे हैं तब मुख्यमंत्री जी ने रेत पर प्रतिबंध लगाया। यानी कांग्रेस पार्टी जो बार बार आरोप लगा रही है कि नर्मदा से रेत के अवैध उत्खनन में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, तो इस परिवार ने जो रेत डंप करके रख रखी है वह इस बैन के कारण अब 72,000 रुपये से लाख रुपए की दर से बिकेगी, जिस हिसाब से पहले एनजीटी के बारिश में रोक के बाद बिकी थी। सरकार कभी कहती है हम खिलौना बेचेंगे, सभी सरकार के मंत्री स्कूल में पढ़ाएंगे, कभी सरकार रेत बेचेगी। सरकार खुद दिशा तय नहीं कर पा रही कि हमें करना क्या है, किस दिशा में सरकार जो जिस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं, मैं तो इस निर्णयों से अचंभित हूँ। बीजेपी सरकार की एक कमेटी फिलहाल ये रिसर्च कर रही है कि रेत का उत्खनन कहाँ हो और कहाँ नहीं। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद खनन की जगह तय होगी। हालांकि एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि स्व सहायता समूह अवैध खनन नहीं करेंगे। आशंका ये भी है कि रेत माफिया कहीं डमी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ना खड़े करते हैं। क्या सरकार के पास इसे रोकने का कोई मैकेनिज्म है? नवीन कुमार सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो जिस नई नीति की बात की गई, इस नई नीति में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि सरकार खनन का काम खुद अपने हाथ में लेगी ताकि उसके दाम तय कर सके। खनन का काम जो अब तक ठेकेदारों को सौंपा जाता था, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को सौंपा जाएगा, जिसमें महिलाएं होंगी और वहां के युवा होंगे। लेकिन क्या उनके जरिए उन पर दबाव डाल के रेत का अवैध कारोबार नहीं होगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जब पूरा प्रशासनिक अमला होता है तब उसकी नाक के नीचे से रेत का अवैध परिवहन और खनन धड़ल्ले से जारी होता है। तो क्या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इस बात से बच पाएंगे? क्या वो उस दायरे से बच पाएंगे? इधर सरकार ने रेत खनन पर रोक लगाई, उधर रेत के दाम आसमान पर पहुंच गए। बाजार में रेत के दाम 2 गुने हैं। आम आदमी के लिए घर बनाने का सपना और महंगा होगा, ये तय है। रियल एस्टेट कारोबार को इससे झटका लगेगा, ये भी तय है। खनन पर बैन के तुरंत बाद काला बाजार
और इसको करने वाले सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश भर में 500 घन फीट रेत की कीमत 4000 से सीधे 8000 तक बढ़ गई। जबलपुर में इतनी रेत 16000 से 18000 रुपए में मिल जाया करती थी, लेकिन अब 26000 से 28000 पर इसका दाम आ टिका है। खनन बंदी के बाद राजधानी भोपाल में इतनी रेत वाले एक ट्रक के दाम 15000 रुपए से बढ़कर 18000 रुपए हो गए, जबकि इंदौर में 25000 से बढ़कर 30000 दाम हो गए। कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में एक रेत ही ऐसा मटेरियल है जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगती, जिसमें कोई लेबर नहीं लगती, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सस्ता होना चाहिए उसके रेट सबसे ज़्यादा है। माल के दाम तो डबल जैसे हो गए करीब, और दूसरा क्या माल कम आने की वजह से शॉर्टेज हो गई है और नर्मदा जी की रेता आ नहीं रही है, इसलिए मंडला की रेता बुला के कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। पर जो धंधा है वो करीब 70% डाउन हो गया, 30% रह गया धंधा। शहर बड़ा है और मांग भी ज़्यादा है, ज़िले में भी मांग ज़्यादा है, और इसको ध्यान में रखते हुए इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, इस पर भी जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो जब से नर्मदा सेवा यात्रा समाप्त हुई है और उस दौरान भी जब कभी भी नर्मदा जी को बचाने की बात की गई थी, तब से लगातार एक सवाल उठा कि क्या अवैध खनन के कारोबार पर सरकार लगाम कसेगी। चौतरफा किरकिरी के बीच में कुछ कदम उठाए भी गए। एक तरफ जीवंत इकाई का दर्जा दिया गया, दूसरी तरफ नई खनिज नीति बनाई गई और रेत को भी इसमें शामिल किया गया कि अब से सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेगी। लेकिन जो नियंत्रण करने वाली पहली इकाइयां थी वो उस माफिया के आगे नतमस्तक या घुटना टेक नजर आई हैं। क्या वो अब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रभावित नहीं करेंगी? क्या इससे रोक पाने में प्रशासन कामयाब होगा? ये आज का बड़ा अहम सवाल है। रेत के दाम पहले से आसमान पर हैं, यानी डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी, दाम चढ़ते जाएंगे, लेकिन क्या माफिया पर अंकुश लग पाएगा? जो शुरू से लेकर अभी तक का सवाल है, ये वैसे का वैसा है। इस विषय पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिव चौबे साहब हैं अध्यक्ष खनिज निगम के, और जेपी धनोपिया साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का चर्चा में हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चौबे साहब, आप ही से जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर रेत के बढ़ते दामों के बीच में ये नई व्यवस्था माफिया पर कैसे अंकुश लगाएगी? वो माफिया जो नाक के नीचे से जब्त की गई रेत को, ट्रकों को, ट्रॉलियों को ले जाता है, गुंडागर्दी दिखाता है। चौबे साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, आ रही है जी। कैसे ये नई नीति, कैसे नई व्यवस्था रोक लगा पाएगी माफिया पर? कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय को एक तो ये सब मानेंगे कि वास्तव में ये निर्णय जो है अभूतपूर्व निर्णय है। और नर्मदा यात्रा के दौरान जो कुछ हमने अपने आंख से देखा है, समाज ने जो कहा है और समाज के सामने जो है, उसको लेकर जो है जनहित में जो हम कर सकते थे, मुख्यमंत्री जी ने अभूतपूर्व निर्णय लिया है। लेकिन रेत में जो हमने नीति तय करने वाले हैं, आपने भी सुना होगा, मीडिया के माध्यम से भी आया है कि हमने उसके लिए जो है 4 महीने का समय लिया है। अभी जो रेत के ठेकेदार हैं, वैसे भी रेत 15 जून से जो है प्रतिबंधित रहती है, तो लगभग जो है 8-10 दिन 15 दिन की ही बात है। इसके बाद जो है पूरे समय में एक 4 महीने में जो नीति समाज के सामने आने वाली है, और मुख्यमंत्री जी ने जो 2-3 मुद्दों पर बात कही है, उन मुद्दों के आधार पर जनहित में भी ये कार्य होगा, मजदूरों के हित में भी ये कार्य होगा, और रेत उत्खनन को लेकर जो सारा जो बवाल मचाया हुआ है, वो ठीक जो है नीति इस प्रकार से होगी कि आम आदमी को ऐसा लगेगा कि हमारे मन में कोई ना कोई अच्छा करने की इच्छा है। चलिए, इतनी बात तो तय हो गई चौबे साहब की नीति में कुछ खामियां थी समाज के सामने स्पष्ट। चौबे साहब, कम से कम इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि नीति में कुछ खामियां थी, कुछ लूप होल्स थे जिनका फायदा माफिया उठा रहे थे। ये बात तो आपने स्वीकार की इस जरिए। धनोपिया साहब, ये अभूतपूर्व है, क्या वाकई आप इसे मानते हैं ऐतिहासिक कदम उठ रहे हैं? नहीं, बहुत ऐतिहासिक कदम है, बहुत अभूतपूर्व कदम है। पिछले 11 सालों से भी सरकारी रेत बच हुई थी। सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, उनके परिवार के सदस्य आदरणीय मार्ग साहब, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, चौहान साहब,
उनके प्रद्युमन साहब, SS चौहान, तलाम चौहान, बबलू चौहान, SP चौहान, ये सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हैं और ये सब अवैध खनन के रूप में संलग्न थे। ये सरकार का ही वो था। 11 साल से आपने पूरी रेत को खोद डाला, खनन को खोद डाला और इसके बाद आज आपने कहा कि हमने अवैध खनन रोक दिया है मां नर्मदा जी का वो करने के लिए। बहुत अच्छा निर्णय है आपका, लेकिन ये दिखावटी है। इस निर्णय के पीछे साफ तौर पे दो बातें हैं। जब ये कहा जाता है कि बरसात जब शुरू होती है तो रेत खनन बंद हो ही जाता है। अभी आपको चाहिए था कि वैध खनन को जारी रख के आप करते, आप वैध खनन को नहीं रोक पाए हैं तो अवैध खनन के माध्यम से आपने काम तो पूरा रोक देते हैं। दूसरी नदियों से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गरीब आदमी के लिए जो संकट पैदा किया है। अगर मुख्यमंत्री जी में न्याय नीति की बात है तो जो लाखों ट्रक इनके मित्रों ने, इनके परिवार के लोगों ने डंप करके रखी हुई है, जिसे 4 गुना रेट पे बेचने की तैयारी है, उसको राजसात करें, सरकारी रेट तय करें और वहां पे फ्री फॉर ऑल करें कि जिसको चाहिए उसके चेकिंग हो, ले जाइए रेट जितनी चाहिए। मैं तब मानूंगा इस बात के लिए। ये तो उन चौबे साहब जवाब देना चाहेंगे इस बात का। डेवड़े हो गए, कल तक 4 गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। हाँ। ये सोचिए, गरीब आदमी को राहत कहां मिलेगी? मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं, दिखावा करते हैं, इस तरह कुछ नहीं करते। दोनों पे जी जवाब लेते हैं, जो है जवाब लेते हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, हाँ, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र जो है धनोपिया साहब जो बोल रहे हैं और जो नाम उन्होंने दिए हैं, उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है। मेरे ऑफिस में आए और मेरे ऑफिस में आकर देखें कि रेत के जो ठेकेदार है वो कौन है। जितने इन्होंने नाम गिनाए हैं ये केवल जो है आरोप प्रत्यारोप की बात है, राजनीतिक बातें हैं। वास्तव में हमको या विपक्ष जो भी हो उनको वो बातें करनी चाहिए जो समाज के सामने ठीक जाए, जनहित की बात करनी चाहिए। केवल ऐसी बातें करके हम जो है जनता को किसी तरीके से बहला फुसला नहीं सकते। हमारे मन में आत्मविश्वास है, हमारे मन में इच्छा है। नर्मदा यात्रा के दौरान जो कुछ हमने देखा और जो कुछ खामियां हमें मिली उनको हमने पूरा किया है। जहां तक मजदूरों का प्रश्न है, मजदूरों के द्वारा रेत का वो है, मैं माइनिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन होने के नाते इस बात को दावे से कहता हूं कि मजदूरों को अभी पिछले वर्ष ही मैंने जो है बोनस बांटा है। अगर मजदूर काम ना कर रहे होते और वास्तव में मजदूर जो है अपने हिसाब से मजदूरी करते हैं और उन सबको लाभ ना मिल रहा होता तो हम शायद बोनस ना बांटते। और इसी भावना को लेकर कि आम आदमी को सुविधा से रेत मिले। ठीक है, चौबे साहब एक सवाल का जवाब नहीं मिला, एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि अभी पूरी प्रशासनिक इकाई मिलकर के जो रेत को जब्त करती थी, प्रशासनिक टीम के साथ में आज भी ऐसी घटना घटी है कि जो जब्त की गई रेत थी उसको निकाल के ले जाते थे प्रशासन की नाक के नीचे से। इसमें पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लगे। क्या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ग्रामीणों के महिलाओं के होंगे वो इसे रोक पाएंगे? हम ये देखते हैं, सवाल है। नहीं, मेरा अनुरोध तो सुनिए आप कि वास्तव में क्या होता है कि पूरी जब चीज का हम आकलन करते हैं और उस आकलन में से केवल एक बिंदु लेकर हम उसको वो लेते हैं, उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हम देखें और दोनों का तुलनात्मक जरा अध्ययन करके देखें कि रेत का व्यवसाय कितना है, ठेकेदार कितने हैं, रेत कितनी जगह से निकल रही है, उसमें से कितनी जगह जो है नेगेटिव वो हुआ है, जरा इसका तो देखें। अगर एक ट्रक पकड़ा जाता है तो उसकी बात करते हैं, 50 ट्रक 100 ट्रक रोज जा रहे हैं और अगर नियमानुसार जा रहे हैं तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है हम तुलनात्मक अगर बात करेंगे तो वास्तव में जो कुछ हो रहा था उसमें भी अगर कोई कमी थी तो उस कमी को हमने सुधारने का प्रयास किया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेते हैं चौबे साहब। वो लोगों को दृष्टिगत होता है और एक मिनट भाई, और दृष्टिगत होने के नाते आज समाज में जो सरकार की छवि बनी है उस छवि को ये जो लोग हैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और हमेशा वो बातें करते हैं जो समाज में आती नहीं है। समाज का आदमी इनकी बात स्वीकार ही नहीं करता। चलिए आपकी बात हमने मान ली, इसलिए हम जितने भी निर्णय ले रहे हैं वो वास्तव में जनहित में ले रहे हैं। और दूसरा मेरा ये अनुरोध है कि जो काम हमने नर्मदा के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए ये किया है, आज तक जो है आजादी के बाद कांग्रेस बता दे या अन्य कोई व्यक्ति बता दे कि इतनी बड़ी यात्रा नर्मदा के संरक्षण के लिए की हो। हमारे मन में कुछ नर्मदा संरक्षण की यात्रा के किस्से और इसकी व्याख्या कई बार सुन चुके हैं चौबे साहब, ये व्याख्या कर चुके हैं और कई बार जब तक ये यात्रा चली है तब तक रोजाना कई बार विषयों में ये विषय मुद्दा ये जोर शोर से उठा है।
आज का मुद्दा यह है, आपने कहा कि जो अच्छा काम हो रहा है उसको भी आपको बताना चाहिए। आप ही से एक सवाल पूछता हूं ब्रेक के बाद, आप इसका जवाब दीजिएगा कि 100 में से कितने % आपको लगता है कि रेत की अवैध माइनिंग होती है आज की तारीख में? और अगर आज की तारीख में ये बहुत कम थी और अच्छा काम ज्यादा हो रहा था तो फिर नीति बदलने क्यों पड़ी, इसका भी जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद लौट रहा हूं आपके पास। तो नई नीति से क्या वाकई अवैध खनन रुक जाएगा? रेत को लेकर के जो कोहराम मचा है, जो दाम चढ़े, इन सबके बीच में क्या नई व्यवस्था वाकई में माफिया पर लगाम कसेगी? इस सवाल के साथ आज हमारे साथ में दो खास मेहमान हैं। शिव चौबे साहब अध्यक्ष हैं खनिज निगम के, और जेपी धनोपे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चौबे साहब, आप बता रहे थे कि अच्छा काम भी बहुत होता है, कितने % आपके मुताबिक, सवाल मैंने ये पूछा कि कितने % आपके मुताबिक आज गलत काम हो रहा है? क्यों हमको ये नीति बदलने की आवश्यकता आन पड़ी? मैं तो आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं जी कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो वास्तव में जनहित में करना चाहते हैं, और किसी भी चीज के परिणाम के लिए आज जैसे जो स्थिति है, हम तत्काल में क्या है कि परिणाम चाहते हैं, लेकिन आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, परिवार के लोग हैं, परिवार चलाने वाले लोग हैं, परिवार से समाज और समाज से सत्ता, ये सब जो है एक पूरा का पूरा जो है हमारा एक समुदाय है। तो जब हम कोई चीज निर्णय लेते हैं, मैं अनुरोध आपसे करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, तो वास्तव में जो निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी ने, और आज वो प्रदेश के जवाबदार व्यक्ति हैं, तो जनहित में ही लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इंतजार करें कि वास्तव में इसके परिणाम क्या आने वाले हैं। जैसे कि समिति गठित करने में ये हमने कहा सरकार ने कि हम 4 महीने में ऐसी नीति लाकर देंगे जो सबके लिए जो है उपयोगी हो। साहब, सवाल इस बात का नहीं कि हम आने वाली चीज पर सवाल उठा रहे हैं। चौबे साहब, सवाल इस बात का नहीं कि हम आने वाली नीति पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसका था कि जब आपने कहा कि अच्छे काम हो रहे हैं उनको हम नहीं बताते हैं, जबकि हमारे सामने अवैध उत्खनन के हर जिले से मामले सामने आ रहे हैं। एक यात्रा हम लोग भी चला रहे हैं, उसमें भी हर जगह अवैध माइनिंग की खबरें हैं। आप जब खबरों को ही डिनाई कर देंगे, जब आप तस्वीरों को डिनाई करेंगे, इसीलिए इस पर हमने सवाल पूछा कि आपके मुताबिक कितने % अवैध उत्खनन हो रहा है आज की तारीख? नहीं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो है उत्खनन अगर हो रहा था या गलत तरीके से रेत का जो है परिवहन हो रहा था, तो हमको ये लगा तो हमने ही उसे ठीक किया ना, और हमने अगर ठीक किया है तो हमारे मन में ये इच्छा है कि हम ठीक काम करना चाहते हैं, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था। अब इसमें गलत बात सिर्फ इतनी हो जाती कि जब सवाल पूछा जाता है तो पहले तो उसको खारिज कर देते हैं और बाद में सुधार का श्रेय लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जब हमने सवाल पूछा, सवाल ही खारिज मिलाकर ये है कि कुल मिलाकर ये है कि हम ठीक काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, किसी के दबाव में निर्णय नहीं लिया। हमारे मुख्यमंत्री का दबाव नहीं है, जनहित में काम करते हैं, जनता के जननायक है, उनको ऐसा लगा कि हम और अच्छा कर सकते हैं तो करने का प्रयास किया है। चुनाव का दबाव है पुनीत जी, 1 साल बचा है तो सारा का सारा हिसाब जनता मांगेगी, तो चुनाव का दबाव है ये, इसलिए चुनावी रणनीति के तौर पर किया जा रहा है। मां नर्मदा जी की यात्रा के नाम पर 1500 करोड़ रुपए तो आदरणीय शिवराज जी ने बलि चढ़ा दिए, और ना कहीं किसी घाट का पुनर्वास हुआ, पुनर्गठन हुआ, ना कहीं पे पर्यावरण हुआ, ना कहीं पे कुछ हुआ, और 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब इसके बाद बचा खुचा काम उन्होंने नर्मदा जी के नाम पे कर दिया, बाकी और दूसरे जगह नहीं किया। एक और बोल दिया रेत कहां से आएगी, पत्थर से आएगी। अब पहाड़ों पर नजर है आदरणीय मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों की, तो पहाड़ बता दिए गए। अब नरेंद्र कुमार साहब पहाड़ खोदेंगे और रेत पीसेंगे और बेचेंगे, ये धंधा होने वाला मध्य प्रदेश में। मुझे आशय हो रहा है कि गरीब की बात करने वाली सरकार गरीब के बारे में एक भी घोषणा नहीं की। गरीब के बारे में बताइए कि आज गरीब का मकान बनने के लिए रेत वैध तो आपने दिया था ना, तो वैध ही होना चाहिए। अवैध को क्यों आप नहीं कर पाए? अवैध को आप बोलते रहे अवैध अवैध, और आखिर अवैध नहीं रोक पाए, वैध भी रोक दिया। आज परिणाम क्या हो रहा है? इनके ही लोग जुड़े हुए हैं व्यवसाय से, उनको लंबा लाभ पहुंचाने के लिए, भारी भरकम राशि पहुंचाने के लिए ये किया गया। आज अगर साहस है, बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं शिव चौबे जी, ये घोषणा करें कि कल मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराएंगे कि रेत का जो रेट 30 रुपए फीट का था, पर फीट का, वो तय रहेगा, उससे 1 पैसे भी ज्यादा रेत नहीं बिकेगी। मैं मान जाऊंगा आपको, बोल दीजिए आप इस बात के लिए। चौबे साहब उत्तर देंगे इस बात का? में है और करिए फ्री, तब हम माने कि हाँ कोई राहत की बात करते हैं। देखिए क्या है, हर चीज जो है सरकार जो निर्णय लेती है, सारी चीज जो है चुनावी दृष्टि से नहीं लेती। हमारे मित्र जो हैं हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, हर चीज को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं, और चुनाव और जहां तक राजनीति के प्रश्न है, आज ये प्रश्न नहीं है, आज आप जो प्रश्न को लेकर हमसे चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है,
और इसमें राजनीतिक जो है परिप्रेक्ष्य में हमें कहीं बात करनी नहीं चाहिए। राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आपकी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है ये साढ़े 7 करोड़ जनता जानती है। मध्य प्रदेश में आपका क्या है, आप विपक्ष तक की भूमिका तो 11 साल में निभा नहीं पाए, विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं और भाग जाते हैं। आप समाज में धरना तो कर नहीं पाते, 50 लोग तो इकट्ठे कर नहीं पाते, आपकी हैसियत अब इस मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बची। बिल्कुल अलग दिशा में चल पड़ी है बात। हालांकि धनोपिया जी आप इसे जो है लगभग देंगे। नहीं भाई साहब, ये क्या है विषय पर मैं विषय परिवर्तित नहीं करना चाहता, मैं विषय परिवर्तित नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मित्र विषय परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए मुझे विषय से हटके बोलना पड़ रहा है। आज इनकी ये स्थिति है कि 11 साल में ये प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। डूबी हुई पार्टी है, सत्ता के नशे में डूबी पार्टी है, होश नहीं आ रहा है, हत्यारे लोग मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, सेक्स स्कैंडल चलाने वाले लोग पदों पर बैठे हुए हैं, गबन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, देशद्रोह करने वाले लोग भाजपा में बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे लोग हैं, किस चरित्र की बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं। अब हमारे काम विपक्ष में भूमिका है आंदोलन करने की, हम करते हैं, सरकार सुनती कहाँ है? आपको नहीं लगता कि माननीय न्यायालय ने लाल सिंह आर्य के लिए कहा कि हत्या के आरोपी हैं, आप हटा पाए? नहीं हटा पाए, और ऊपर से कहते हैं डंके की चोट पर रहेंगे। तब जब सुनीना ही नहीं है आपको, किसी को धरना ही है, क्या करेंगे विपक्ष? क्या कुछ करेगा? डूबे रहिए दम में, सत्ता का दम घमंड अभी 1 साल के बाद निकल जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा आप कहां खड़े हुए हैं। मैं तो मेरे भाई से यही अनुरोध करना चाहता हूं, मैं तो मेरे भाई से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो पूरा आप दोनों से हम ये अवैध माइनिंग के ऊपर रोक आप लगाते हैं, लेकिन जिस ग्रुप को आप बनाने वाले हैं उसमें महिलाएं और स्थानीय नागरिक हैं, क्या वो अवैध माइनिंग करने वाले माफिया से टकरा पाएंगे? इस बात का जवाब नहीं मिला। 100 में से कितना % अवैध कारोबार हो रहा था, इस बात का भी जवाब नहीं मिला। अब जनता जवाब लेगी, उत्तर हम आप ही लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, वरना हम चर्चा को आगे बढ़ाते। नमस्कार।